आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी और विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 203 सीटों की जरूरत पड़ती है और बीजेपी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती। गठबंधन में सपा को 111 सीटें और रालोद को 8 सीटें मिली। करीब 37 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश की कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करेगी। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव हार गए हैं। सपा गठबंधन की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने मौर्य को 7,337 मतों से शिकस्त दी। वहीं बीजेपी छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य भी फाजिलपुर सीट से चुनाव हार गए। देखिए, अच्छी बात है नहीं, अच्छी बात है, अच्छा सुझाव है। जनता जनार्दन का दोनों मिलकर सेवा करें, विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए संकट के घड़ी में जब गरीब ऐसा कुछ हो तो उनको भी खड़ा होकर जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है और जनता लोगों को नकार देगी प्रचंड बहुमत के साथ। आज तक कभी दोबारा सत्ता में लोग वापसी नहीं किए हैं। हमेशा सपा को निपटाए लोग तो बसपा गए, बसपा को निपटाए तो सपा गए। पहली बार विकास के नाम पर और ईमानदारी के नेतृत्व के नाम पर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हैं। ये जनता के बीच में विश्वास दिलाना बहुत कठिन काम था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये विश्वास जनता ने स्वीकार किया। तो ये तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय की और विधानसभा के बाहर की। ऊपर छत पर किस तरीके से भगवा लहरा रहा है और ये लगातार ये तस्वीर जब रुझान आए थे और उसके बाद शाम तक वहां पर किस तरीके से जो तस्वीरें नजर आई थी और ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और बुलडोजर पर भी बैठ करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन्होंने किस तरीके से गुलाल लगा करके उनको जीत की बधाई दी और स्वागत भी किया। तो ये तस्वीर भी देखिए अपने आप में जीत के जश्न की ये तस्वीरें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अब योगी का जलवा लगातार जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कायम है। जनता ने उनके काम को, उनके विश्वास को लेकर के मुहर लगा दी। थोड़ा लोग पीछे आए, थोड़ा लोगों को पीछे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण के लिए भैया पीछे आएंगे और पीछे आएंगे थोड़ा सा। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो सीएम योगी का मिशन 2022 यूपी में योगी फिर उपयोगी। योगी लाए यूपी में क्रांति और योगी उपयोगी हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और वो चीज चरितार्थ भी चीजें होती सामने नजर आई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता जो कि बीजेपी दफ्तर के पास मौजूद हैं, वहीं पर अभिषेक फिलहाल जिस तरीके से लगातार जीत का जश्न भी नजर आ रहा है, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं एक महानायक के रूप में एक बार फिर बनकर के उभरे। फिलहाल अभी आप जहां पर है वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, जीत का जश्न अभी भी चल रहा है। जो नए जीते हुए जो विधायक हैं वो अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पे भी कई नए विधायक देखे गए, साथ ही साथ पार्टी के ऑफिस पे भी आ रहे हैं, संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी
अभी जीत कल ही हासिल हुई है, तो ऐसे में इस जीत का श्रेय लोगों में बांटने की होड़ है। मुख्यमंत्री आवास पे भी आज बहुत से विधायक देखे गए, जो सहयोगी दलों के नेता हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। पार्टी ऑफिस में भी हमने देखा कि पार्टी प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह से बहुत से लोग मिलने पहुंचे हुए थे। अभी भी बीजेपी दफ्तर में कई नवनिर्वाचित विधायक जो दूसरे जिलों में जीत हासिल की है, उन्होंने वो सुबह चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं और संगठन के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। तो जीत का जश्न अभी है और ये दिन भर चल रहा है मुलाकातों का दौर। इंतजार किया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, ताकि 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारी, नई सरकार के गठन की तैयारी हो। इस बात का फिलहाल अभी कोई जवाब नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही 18वीं विधानसभा के गठन को लेकर के, सरकार के गठन को लेकर के बीजेपी की तरफ से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, अब आगे की ओर लगातार बढ़ती नजर आ रही है सरकार। अभिषेक, अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिनका अभी बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर अपनी जीत को किस तरीके से जश्न तो मना ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी विपक्ष के लिए भी एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा सब मिलकर के 5 साल जनता के लिए काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है। अब उम्मीद प्रदेश के लोग भी करते हैं, सरकार को भी ये करना चाहिए कि विपक्षी पार्टियां कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट में साथ दें, एक मजबूत विपक्ष और एक सहयोगी विपक्ष की भूमिका निभाएं, सरकार के कामकाज को चेक एंड बैलेंस के माध्यम से देखें, जहां गलतियां हो वहां पर उनको सुधार किया जाए। स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि कोरोना जैसी महामारी जब सामने आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं रह जाती, इसमें सबका साथ चाहिए होता है। और विपक्षी पार्टियों को भी अगर भविष्य में कोई समस्या आती है प्रदेश के लोगों के सामने, तो उतनी ही जिम्मेवारी से जितना सरकार काम करती है, उतना ही विपक्षी पार्टियों को खुल के काम करना पड़ेगा। संख्या बढ़ी है तो स्वतंत्र देव सिंह का ये भी कहना है कि अगर विपक्ष की संख्या बढ़ी है तो हमारे एडिशनल हैंड्स बढ़े हैं। ये समझने वाली बात है कि विपक्ष की संख्या बढ़ी है, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से मानना है कि अगर संकट की घड़ी में विपक्षी पार्टियां साथ में रहेंगे तो बहुत से लोग उनके सहयोगी खड़े हो रहेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। लोकेश राय गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए। लोकेश, गाजियाबाद में किस तरीके से जीत का जश्न की वो जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं? देखिए, जब कल जीत तय मानी जा रही थी दोपहर बाद से, तब से ही जश्न का माहौल है और होली से पहले ही होली मनाए जाने को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ देर बाद ही गाजियाबाद के जो मेयर हैं वो अपने घर पर जीत के जश्न के तौर पर होली का प्रोग्राम करने जा रही हैं। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से गाजियाबाद की 5 की 5 सीट पर जीत दर्ज की है और हैरान इस बात की है, पिछली बार से ज्यादा अधिक वोट शेयर से उन्होंने सभी सीट पर जो जीत है वो पाई है। साहिबाबाद सीट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और वहां से सबसे बड़ी जीत भी हुई है। 2,14,000 वोट से बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज की है। और वोट शेयर की बात करें तो वहां पर 64% वोट शेयर अकेले साहिबाबाद विधानसभा में गया है। और 3 ऐसी विधानसभा है जहां साहिबाबाद, मुरादनगर और गाजियाबाद, यहाँ पर 60% से अबव वोट शेयर केवल अकेले बीजेपी को मिला है। हालांकि सपा को छोड़कर हर जगह पर सपा और आरएलडी का जो गठबंधन था उसको छोड़कर सभी पार्टियों की समानता जब हुई है। और बीजेपी जो बीएसपी है उसके वोट शेयर में भारी कमी देखी गई है, खासकर डिक्लाइन देखा गया है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी इस बार जो शुरुआती दौर में आकलन किए जा रहे थे कि 2 सीट आरएलडी गठबंधन जीत सकती है, लेकिन वो सभी आकलन इसीलिए फेल हुए कि बीएसपी का जो कैडर वोट था उसके अलावा जो अन्य दलित वोट थे वो पूरी तरीके से मुद्दों को लेकर बिल्कुल क्या कुछ वोटों के समीकरण रहे लोकेश, ये भी हम आपसे जानेंगे। हमारे साथ नोएडा से दानिश जुड़ गए हैं और मेरठ से शोएब। दानिश, जिस तरीके से अगर नोएडा की बात करें तो किस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज भी चली थी कि पंकज सिंह को लेकर के ऐतिहासिक जीत और जीत के जश्न की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। फिलहाल अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो पिछली बार 2017 में इन तीनों विधायकों ने जीत दर्ज करी थी तो उसमें और जो इजाफा है वो और इजाफा हुआ है। 6% वोट तीनों अगर हम विधानसभाओं में देखें तो 6% वोट ज़्यादा मिला है बीजेपी कैंडिडेट्स को। जहां पिछले साल नोएडा विधानसभा से 1.5 लाख वोटों से पंकज सिंह जीते थे तो इस बार 1,81,000 वोटों से जीते। तो वहीं जहां 60,000 वोटों से दादरी विधानसभा में जीत दर्ज करी गई थी तो इस बार वो मार्जिन 1 लाख तक पहुंच गया है। जेवर जो 20,000 से जीती गई थी
इस बार वो 60,000 तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की जो योजनाएं थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने उसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उन योजनाओं को पहुंचाया था, उसका फायदा सीधा सीधा जो है प्रत्याशियों को मिला है और वो जीत के दोबारा आए हैं और विधानसभा जो है अपनी उन्होंने दोबारा दोहराई है। तो कल से ही यहाँ पे जश्न का माहौल है, खासकर पंकज सिंह के घर पर लोगों को आने का तांता लगा हुआ है। कल बाकायदा तेजपाल नागर जो दादरी के विधायक हैं, वो बुलडोजर पर बैठकर उन्होंने बाकायदा जश्न मनाया, लड्डू बांटे। होली आने वाली है, लेकिन ये कह सकते हैं कि होली का जो त्यौहार है वो कल से ही शुरू हो गया है। दोपहर बाद से होली का त्यौहार शुरू हो गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। कल से ही गुलाल चल रहा है, जगह जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं। नोएडा की सेक्टर 18 मार्केट है, सावित्री मार्केट है, वो पूरी तरीके से जो है भगवे गुब्बारों से सजा दी गई है, जगह जगह पे लड्डू बांटे गए। यानी ये कहें कि हाँ, जिस तरीके से लोगों ने जिताया है, जीत दिलाई है, तो लोग खुद जश्न मना रहे हैं, चाहे उनका वो नेता वहां पर मौजूद हो या फिर ना मौजूद हो। इसी तरीके से जो विधायक हैं उनके घरों पे, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, वहां पर जो है लोग बिल्कुल, यानी कि हर शख्स अपनी तरीके से जीत का जश्न मना रहा है कार्यकर्ता, क्योंकि उसने लगातार इतने महीनों से मेहनत करी और उसे कामयाबी भी हासिल हुई। हमारे साथ बने रहिए दानिश। शोएब हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आपने दानिश की बात सुनी, अभिषेक की बात सुनी, आपने लोकेश की बात सुनी। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर किस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है, वहां पर जीत को लेकर के और हार को लेकर के, क्योंकि कई दिग्गजों की जो साख थी वो दांव पर लगी थी। शोएब, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरठ में जो है जो 2000 वाला जो रिकॉर्ड था वो भाजपा कामयाब नहीं कर पाई। यहाँ मेरठ में से 7 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से 3 सीटों पर ही भाजपा पर जो भगवा है वो लहरा पाई है। इसमें से सबसे हॉट सीट यहाँ पर मानी जा रही थी जो सरदाना की थी, और उसके बाद यहाँ पर हस्तिनापुर की सीट थी। तो उन दोनों ही सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जीते हैं, लेकिन हस्तिनापुर की जो सीट थी उसमें कहीं ना कहीं सपा जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उन्होंने कड़ी टक्कर देकर योगेश वर्मा हार गए। और जो सबसे जिस सीट में लगातार भाजपा प्रत्याशी का विरोध हुआ था, उसको जाट काफी वोटें थी वहां पर, वहां से गठबंधन के जो है आरएलडी के गुलाम मोहम्मद जीते। तो कहीं ना कहीं जो 2017 वाला जादू था भाजपा का, जो गढ़ माने जाते थे भाजपा के यहाँ पर, उनमें भाजपा ने अब की बार हार का मुद्दे सामना करना पड़ा है भाजपा को। उसी के बाद से यहाँ पर भाजपा की 2 सीटें सबसे सेफ मानी गई हैं हमेशा से, दक्षिण और कैंट में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अमित अग्रवाल, उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से जो है वो जीत हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं इन सब सीटों का जो समीकरण था शुरू से यहाँ पर जो राजनीतिक थे और जो पार्टियां थी, उनका यही कहना था कि अब की बार यहाँ पर सपा के पास जो है 5 सीटें जाएंगी और 2 सेफ सीटें जो भाजपा की रहती है वही रह जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हस्तिनापुर की जो सीट पर कड़ी टक्कर हुई और वहां पर जो है योगेश वर्मा हारे और भाजपा के मंत्री दिनेश खटीक जीते। सरदाना की एक बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि सरदाना में संगीत सोम जो है वो हैट्रिक लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो हैट्रिक अतुल प्रधान ने उन्हें लगाने नहीं दी, क्योंकि वजह ये थी 10 साल तक जो अतुल प्रधान थे वो सरदाना विधानसभा में लगातार जमीन पर जुड़कर लोगों के बीच में रहे और लोगों से बात करते रहे। बिल्कुल, शोएब, सरदाना सीट की अगर बात करें तो वहां पर थोड़े से समीकरण थोड़े से बदलते नजर आए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे और कुछ अपडेट्स लेंगे। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। अभिषेक, अगर बात करें जिस तरीके से अब पार्टी का कुछ आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, कार्यालय की अगर बात करें तो देखिए, हमारी खुद यही सवाल था हमारा पार्टी प्रेसिडेंट स्वतंत्र सिंह से, तो उन्होंने कहा कि अब आगे जो भी पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा उसको जानकारी में रखा जाएगा, सबके सामने लाया जाएगा। लेकिन तैयारी है कि अब विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाती है इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ही औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम का चयन किया जाएगा, विधायक दल के नेता का नाम का चयन किया जाएगा और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू की जाएंगी। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से अभी बैठकें की जा रही हैं, सभी विधायकों को बुलाया जाएगा, एक बार पार्टी की विधायकों की बैठक की जाएगी, फिर विधायक दल की बैठक कराई जाएगी। तो अभी तो फिलहाल कल ही नतीजे आए हैं। आज जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी पार्टी के विधायकों अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय आला कमान यानी दिल्ली से क्या निर्देश आता है और उसके बाद लखनऊ में ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी, जहां पर सरकार के गठन को लेकर के राज्यपाल तक विधायक दल के नेता जाएंगे सूची लेकर के विधायकों की। ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उसके बीच में एक प्रक्रिया ये भी होती है कि निर्वाचित
निर्वाचन आयोग जो नव निर्वाचित विधायकों की सूची है वो राजभवन पहुंचाते हैं। माना जा रहा है कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह जो नव निर्वाचित विधायक है उनकी एक पूरी सूची राजभवन को भेज दी जाएगी और उसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि पहले विधायक दल की बैठक होगी, सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां होंगी। बने रहिए आप हमारे साथ। दानिश की ओर रुख करेंगे नोएडा से। दानिश, अगर नोएडा की बात करें, कल से इस सवाल का जवाब लगातार आ रहा था कि लगभग 37 साल बाद का जो मिथक था वो भी टूट गया। कल जब काउंटिंग हो रही थी तो कई मिथक टूटे हैं, कई रिकॉर्ड बने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार कोई तकरीबन 35 साल के बाद ऐसा हुआ है कि हाँ किसी सरकार ने रिपीट की है और अपनी दोबारा सरकार बनाई है। ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आता था, कहा जाता था कि हाँ यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा, लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं तकरीबन 17 से 18 बार दौरा नोएडा का कर चुके हैं। यहाँ तक जब चुनाव के जो है डिक्लेयर हो चुके थे उसके बाद वो यहाँ पर जो कोरोना का अस्पताल बन रहा था, कोविड जो है लगातार शुरुआती दौर में बढ़ा था, जो तीसरी लहर जिसको कहा जा रहा था, उसको लेकर भी सीएम यहाँ पर आए, उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया, बाकायदा यहाँ पर उन्होंने दो रैलियाँ करी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 2 रैलियों को संबोधित किया सीएम ने। यहाँ पर दादरी भी आए, नोएडा भी आए, ग्रेटर नोएडा भी आए, जेवर भी आए, तो वो मिथक टूट गया। हालांकि मिथक बहुत से टूटे हैं। जो ये लोगों का एक मानना था कि हाँ नोएडा में आना अब शगुन कहलाता है, सरकार दोबारा नहीं बनती, तो वो अब सारे मिथक टूट चुके हैं, नए रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कई जगह रिकॉर्ड बने हैं, उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड बना है कि हाँ वहाँ भी दोबारा सरकार बना ली गई। तो जिस तरीके से कह सकते हैं अंधविश्वास था, तो उसका भी एक तोड़ कहें तो बीजेपी ने उस तोड़ को जो है तोड़ दिया है कि हाँ कोई भी अंधविश्वासी चीज़ें अंधविश्वासी ही होती हैं, उन पर यकीन न किया जाए। रिकॉर्ड तोड़ जीत इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो धरल पे योजनाएं लाई, जिसका जो लोग लाभान्वित हुए थे, कहीं ना कहीं उन तक वो बात पहुंचने में, उनको तक वो योजना पहुंचने में वो कामयाब हुई। शायद यही वजह है कि उसका जो इनाम है वो आम लोगों ने वोटों के रूप में दिया है और रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी को दिलाई है। माना यही जा रहा था कि हाँ जिस तरीके से दादरी में कुछ सम्राट मिहिर भोज को लेकर 2 जातियों में विवाद है, लेकिन सारे विवाद एक तरफ हो गए, सारी चीजें एक तरफ हो गई और बीजेपी को खुलकर वोट दिया आम लोगों ने। और साथ ही ये बता दिया आने वाले समय में भी कि हाँ जो विकास कराएगा, जो आम लोगों की सुनेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। तो बिल्कुल दानिश, आपने बहुत बड़ी बात की कि वाकई में एक संदेशा गया कि जो काम करेगा जनता उसी को सरताज बनाएगी। शोएब, जैसा कि दानिश ने भी कहा कि एक संदेशा गया है कि काम के दम पर बीजेपी जीती और उसका काम भी बोला और काम दिखा भी, लाभार्थियों को लाभ मिला, जो योजनाएं थी उनका लाभ सीधे तौर पर उन तक पहुंचा। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लाभार्थी थे और जो योजनाएं थी, जिस तरह से मुफ्त में राशन दिया, कहते हैं चुनाव में वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, उसी के थ्रू जो है वो भाजपा जीती। लेकिन मेरठ में दूसरा था, भाजपा के जो विधायक थे, यहाँ सिटिंग विधायक, वो हारे हैं। उनको हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने लगातार वो 5 साल रहकर उन्होंने जनता के बीच में नहीं पहुंचे और वो जो उनके काम थे, उन पर आरोप लगते रहे, वो उन्हें देखते रहे। लेकिन जो 2 विधायक है वो जरूर यहाँ से रिपीट करा है उन्होंने, लेकिन जो सपा के जो यहाँ से प्रत्याशी रहे और जो सपा के नेता थे वो लगातार उसमें शाहिद मंजूर हो या फिर अतुल प्रधान हो, ये लगातार जमीन से जुड़े रहे और अपनी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से लगातार मिलते रहे। तो कहीं ना कहीं उसी मिलने का और उसी का वो परिणाम है कि आज उन्होंने जीत हासिल करी। और जो वहाँ के किठौर की बात करें, सत्यवीर त्यागी 5 साल तक लगातार वहाँ पर विधायक रहे और एक बड़ी जीत हासिल करी थी। 2017 में उन्होंने वहाँ के सिटिंग विधायक जो थे शाहिद मंजूर, उन्हें हराया था, कैबिनेट मंत्री भी थे शाहिद मंजूर। उसके बावजूद आज कल जो है फिर से उन्हें शाहिद मंजूर ने अपनी गद्दी पर काबिज हुए हैं और सतवीर त्यागी को हराया है। तो कहीं ना कहीं तो वजह यही रही, जो शाहिद मंजूर थे लगातार जमीन से जुड़े रहे और जमीन से जुड़कर लोगों से बात करते रहे, उनकी समस्याओं को। शाहिद मंजूर का एक समय ये भी था, 5 साल जो वो सत्ता में नहीं थे, हम देखते थे उन्हें कि वो सुबह आते थे और पीड़ित जो थे उन्हें खुद पुलिस के पास लेकर आते थे, कप्तान से मिलाते थे, एसपी देहात से मिलाते थे। तो ये बहुत सारी चीजें थी। अतुल प्रधान ने भी लगातार यही रहा, वहां धरने हुए, जो भी पीड़ित हुआ, जिसका भी दुख और सुख हुआ, उन सबके जो दुख सुख में अतुल प्रधान पहुंचे। और कहीं ना कहीं संगीत सोम का शुरू से जो है सरदाना के अंदर विरोध माना जा रहा था। पहले भी संगीत सोम का जो वो विरोध की तस्वीर भी साफ तौर पर सामने आई, किस तरीके से वो सबने देखा। आप हमारे साथ बने रहिए।
गाजियाबाद संवाददाता लोकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। लोकेश, जिस तरीके से शोएब की बात सुनी, अभिषेक ने भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ दानिश ने भी नोएडा से अपनी बात रखी। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो लगातार अतुल गर्ग सहित तमाम जो प्रत्याशी थे वो अपनी जीत को लेकर के और अपने सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात कि अपने काम को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर के। देखिए, अगर बात करें जीत की तो जीत बीजेपी ने दर्ज की है। और सबसे अहम बात कि जो किसान आंदोलन का केंद्र था, जहां पर किसान आंदोलन चल रहा था, गाजीपुर बॉर्डर, वो साहिबाबाद विधानसभा में आता है और वहां पर सबसे बड़ी जीत भाजपा ने दर्ज की। लेकिन इन सब के बाद एक बात जरूर कहने को है कि जो भी यहाँ पर कैंपेन हो रहा था, उस कैंपेन में योगी और मोदी के चेहरे पर ही ये विधायक का मांग रहे, जो है वो वोट मांग रहे थे, क्योंकि सरकार में विधायकों को लेकर काफी एंटी कंबेंसी शुरुआती दौर में देखी जा रही थी, लेकिन उसका असर जो वोट पड़े उसके अंदर कोई देखने को नहीं मिला। क्योंकि जो जानकार है उनका ये मानना है कि फेस जो है योगी और मोदी के फेस पर ये वोट दिया गया है। अगर गाजियाबाद की बात करें हम अकेले, तो न केवल गाजियाबाद बल्कि हापुड़ और बुलंदशहर, अलीगढ़, ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा है। और जो किसान आंदोलन के समय पर एक जो धारणा थी कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस तरीके का नुकसान इस पूरी बेल्ट में जो गाजियाबाद से लेकर के हापुड़ और तमाम अलीगढ़ और मथुरा तक बात करें तो वो जो है असर दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। और ये बात जरूर है कि बीजेपी अगर हार भी जाती है किसी चुनाव के अंदर, तो पूरे 5 साल वो और उनका संगठन तो ग्राउंड लेवल पर वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत से ये है कि इस बार गठबंधन में सपा भले मजबूत हुई है, लेकिन सपा हो या बीएसपी हो, जब वो 5 साल सत्ता से बाहर रहते हैं तो उनकी आम लोगों की आवाज उठाने से लेकर के जमीनी मुद्दों को लेकर के जमीन पर उतरने की कोई भी कवायद दिखती नहीं है। और इसी का नतीजा है कि जब वो इलेक्शन के भीतर किसी चेहरे को और मुद्दे को लेकर के पहुंचते हैं तो जनता उन्हें इसी प्रकार से नकार देती है। क्योंकि 2017 पूरी की पूरी 5 विधानसभा सीटों में जो बम्पर जीत दर्ज की है, क्योंकि हर जीत के मार्जिन पिछली बार से अधिक, अगर केवल एक लोनी विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर केवल 8,000 से 8,500 वोटों से ही केवल जीत दर्ज की है। इस समीकरण को अगर आप समझें तो पहले फेज के अंदर ये बात जरूर है कि वोटर का धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन हुआ है। और इसी पोलराइजेशन के आधार पर जब बीएसपी कमजोर नजर आई तो बीएसपी के वोटर्स ने पोलराइजेशन को देखते हुए बीजेपी की तरफ रुख किया है। और इसी वजह से अगर वह शहरी क्षेत्र या पूरे यूपी की अगर कंसर्न पर बात करें तो जो बीएसपी का जो वोट शेयर घटा है, वो अगर इस क्षेत्र में अगर हम इन विधानसभा सीटों पर बात करें तो वो मूव बीजेपी की तरफ किया है। और यही नतीजा है कि चाहे वो मकान देने के मुद्दे रहे हों या फिर जमीनी स्तर पर काम करने के रहे हों या लोगों को फ्री राशन बांटने का काम किया गया हो, ये वैसे मुद्दे थे जो कि कोरोना जैसे महामारी के भी दर्द को भुला चुके थे। यानी कि जो कोरोना के भीतर पब्लिक ने दर्द झेला था, उसमें आर्थिक रूप से सहायता किए जाने की ये योजनाएं असल मायने में इस पूरे चुनाव के भीतर गेम चेंजर का काम किया है। जी आप हमारे साथ बने रहिए लोकेश। अभिषेक के पास आएंगे। अभिषेक, जब हम जीत को लेकर के लगातार तमाम सारी खबरें दिखा रहे हैं, चाहे वो जश्न को लेकर के और तमाम सारी चीजों पर मंथन भी कर रहे हैं, एक बहुत अहम सवाल का जवाब कि जब कहा जाता है कि लगातार बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और ये इस बात को चरितार्थ भी करती है, साबित भी करती है कि आज ही देख लीजिए कल जिस तरीके से 4 राज्यों में जीत हासिल की और लेकिन अब अगला मिशन देश के पीएम का गुजरात में इस साल अंत में चुनाव होने, तो आज देखिए गुजरात का दौरा। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी का जो आंतरिक ढांचा है या फिर यूं कहें कि जो संगठन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी मैचलेस हो गई है, क्योंकि निचले स्तर तक लोगों को काम सौंपे गए हैं, सबकी एक अपनी जिम्मेवारी है, उसका लगातार एग्जीक्यूशन कराया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, फीडबैक लिया जाता है। तो एक पूरा तंत्र है जो 24 घंटे काम करता है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, जबकि सामने इतना बड़ा गठबंधन, इतना मजबूत गठबंधन था, तमाम परेशानियां सामने खड़ी थी। क्योंकि बीजेपी का जो वर्कर है, बीजेपी का जो संगठन है, वो बहुत निचले स्तर तक जाकर के लोगों को समझता है, लोगों को देखता है। तो ये एक ऐसा तंत्र बन गया है बीजेपी के अंदर जो लगातार काम कर रहा है और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक लगातार, चाहे चुनाव की बात करें, सरकार की बात करें या फिर संगठन की बात करें, तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं, तमाम
प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं जिसको लेकर के लोगों का इंगेजमेंट्स बने रहते हैं, लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। आप देखिए कि 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है, लेकिन अभी से आज प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच गए हैं। वहां पर 2 दिन में वो लगातार कई कार्यक्रमों में करेंगे और अगला फोकस अब इस साल और अगले साल के आने वाले राज्यों में जहां पर चुनाव होना है वहां पर वहां पर पूरी तरीके बीजेपी से के कहीं सामने ना उत्तर कहीं प्रदेश में बात करें तो कल ही चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन एमएलसी की जो 36 सीटें खाली हुई हैं उस पर तैयारियां चल रही हैं कि कैसे उस पर जीत हासिल की जाए। और बिल्कुल अभी राष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। लोकेश आपका भी, शोएब आपका भी, दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जीत को लेकर के हम तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या क्या अपडेट्स हैं वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे। सीएम योगी का मिशन 2022।